नमस्कार। अमर उजाला संवाद के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में कि अब हम लगभग निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अंतिम शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि अमर उजाला में कुछ भी अंतिम नहीं होता है। हमारी यात्रा अनवरत जारी है और जारी रहेगी। तो ये उसका आज का निर्णायक पड़ाव है और हमारे मंच पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं। सुबह इनके ही सहयोगी आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य साहब थे और अब पाठक जी हैं। ब्रजेश पाठक जी के बारे में मतलब कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता है जग में कुछ उस तरह, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर आज के समय में सर्वाधिक सक्रिय और जनता से लगातार संपर्क में रहने वाले जो नेता हैं उनमें ब्रजेश पाठक जी मेरे हिसाब से तो नंबर 1 पर होंगे। इनके घर अगर आप कभी जाइए, मैं तो अक्सर कभी जाते हैं, पत्रकार के नाते हम लोग जाते रहते हैं, तो इनके घर में सुबह 7 बजे से लेकर के और शाम को रात को 10, 11, 12 बजे तक भीड़ ही रहती है। 200, 300, 400, 500 आदमी, 1000, मतलब इतनी रहती। तो ये रहता है कि और ये सबसे मिलते हैं। आज हमारे साथ हमारे मंच पर हैं। बहुत बहुत स्वागत है पाठक जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दरअसल अब चूंकि मेरी जिम्मेदारी है सवाल पूछना आपसे, तो सवाल तो पूछूंगा। थोड़ा हो सकता है कड़े सवाल भी पूछूं, जवाब देने की आपकी आजादी, सवाल पूछने की मेरी आजादी। ब्रजेश पाठक जी ने अपनी राजनीतिक सवाल पहले पूछे या विभागीय सवाल? जो इच्छा। चलिए पहले राजनीतिक सवाल पूछता हूं, फिर विभागीय पे आ जाऊंगा। आपने छात्र जीवन से अपनी राजनीति शुरू की, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और तमाम छात्र आंदोलन में आप सक्रिय रहे। 2002 में आप पहला विधानसभा का चुनाव लड़े और कांग्रेस के टिकट पर लड़े। यानी राजनीतिक यात्रा आपने कांग्रेस से शुरू की, बहुत कम लोगों को पता होगा। उसके बाद फिर आप बीएसपी में गए और अब आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में। तो उस समय जब कांग्रेस के टिकट से आप लड़े और आज की कांग्रेस, मैं इसलिए सवाल शुरू कर रहा हूं आपकी, तो कितना फर्क आ गया उसमें? और जब बीएसपी में आप थे तो ये दोनों दल जिनसे आप गए बीजेपी में, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, एक स्टूडेंट लीडर यदि उसके पिताजी या घर में कोई बड़े नेता नहीं है, बड़े राजनेता नहीं है, उनको कोई पीछे से सपोर्ट नहीं है, तो उनको सब कुछ करना होता है। खाने का भी इंतजाम करना होता है, रहने का भी करना होता है, और सोशल सिस्टम कहां हम लोगों तक कैसे पहुंच पाए वो भी इंतजाम करना होता है। लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ में मैं सबसे पहले लॉ रिप्रेजेंटेटिव चुना गया। सबसे छोटी इकाई होती विधि प्रतिनिधि लॉ फैकल्टी का, 87 में। फिर मैं 89 में लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का उपाध्यक्ष चुना गया। फिर 90 में मैं अध्यक्ष चुना गया। तो जिंदगी सफल मानी जाती है कि कम से कम हम सदन में एक बार पहुंचे, विधानसभा लोकसभा में पहुंचे और लोगों की सेवा करें। हमारा जीवन का उद्देश्य है कि हम लोगों के लिए काम करें और हम इस उद्देश्य की पूर्ति में कभी जाति धर्म संप्रदाय को बीच में नहीं लाते। आप देखते होंगे कि हम पार्टी लाइन को भी ध्यान में न रख करके गरीबों की, वंचितों की, पीड़ितों की मदद करते हैं। जो भी आ जाएगा उसकी मदद करेंगे। सुबह जो हमारे सामने आएगा, हमारी पूरी ताकत उसके लिए है। आप ये भी नहीं पूछे किस पार्टी का है, क्या हम है? कुछ नहीं पूछते। जो पीड़ित है वो मेरा है, मैं उसके साथ हूं। ऐसा करते करते फिर जब हम चुनाव लड़ने के लिए गए तो पहले 92 में, हमारे 90 में छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद 92 में चुनाव हुआ जी। उस समय अयोध्या विवाद अपने चरमोत्कर्ष पे था। कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा। 92 में हरदोई में, मल्लावा में बड़ा स्वागत किया उनका, लेकिन टिकट नहीं मिला। हम इनके प्रकारणेन चाहते थे कि सदन में जाकर लोगों की आवाज बने जी। 96 में मैंने नॉमिनेशन किया। लखनऊ से बड़ी टीम गई, पहुंच गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। मुझे नामांकन वापस लेना पड़ा। लोगों ने समझाया कि अभी युवा हो, चुनाव लड़ोगे तो कोई हार जाएगा आपके लड़ने से, तो हम वापस ले लिए। फिर 2002 में हमने ठान लिया था हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। 2002 में हम चुनाव लड़े। उस समय भी ऐसी स्थिति नहीं थी कि कहीं कोई जी स्टैंड हो, पहले होते थे।
हम लड़े 130 वोट से सिर्फ चुनाव हारे। हाँ, बहुत कम वोटों से आप हारे थे चुनाव, 130 वोट से। 2004 में फिर लोकसभा हम लड़े और उन्नाव से हम लोकसभा पहुंचे और तब से लेकर आज तक आप हर चुनाव हम जीते। लगातार हमारा जीवन का उद्देश्य यह है कि हम लोगों के लिए काम करें। नहीं, वो तो देखिए मुझे, और हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, कोई पार्टी लाइन, ऐसा नहीं है। जो पीड़ित है वो हमारा भाई है, हमारी बहन है, हम उसके लिए काम करेंगे। नहीं, वो तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। कभी भी कैसे काम करते हैं लोगों कभी से। हमने इस बारे में सोचा नहीं। विचारधारा जरूर हमारी सबकी, हम पूरे देश के लोगों से अपील करते हैं, भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाली एक जो तमन्ना अंदर युवाओं के होनी चाहिए, वो सबके दिल में है और रखनी चाहिए। तभी भारत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया के पैमाने पर नंबर 1 बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। नहीं, आप जनता के काम में इतने सक्रिय थे। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव यह संयोग से हमारा इनका जहां से सांसद थे उन्नाव से, वो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट भी है उन्नाव, और मेरे गांव की सड़क जो है करीब 1-1.5 किलोमीटर की कच्ची थी। मैं उस समय लखनऊ में रहा, मैं पत्रकार था, तमाम सारे नेताओं संपर्क थे। 3 सरकारें चली गई, वो सड़क मैं पक्की नहीं करा पाया कह के। और पाठक जी एक दिन मिल गए, मुझे एमपी थे, मैंने इनसे कहा, इन्होंने वही कागज पे मुझसे एक छोटी सी एप्लीकेशन ली और अब मैं एमपी फंड से करवा दिया इन्होंने। हमें पता भी नहीं लगा, जब सड़क बनने लगी तब गांव वालों ने बताया फोन करके, भैया सड़क बन रही है, तो पता लगा वो एमपी फंड से बन रही है, और उसका इन्हें याद भी नहीं होगा। तो ये तो इनकी काम करने की शैली है। और जिसके लिए दरअसल देखिए, राजनीतिक स्थिति आज की तारीख में जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं आसन्न है, 2022 में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आई, आपका सबका योगदान योगी जी का, मोदी जी। अब क्या लग रहा है कि जो अभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य तो है 80 की 80 सीटें जीतेगा। अभी मौर्य जी कह गए कि हम 80 की 80 सीट जीतेंगे, आप भी वही कहेंगे। लेकिन ये बताइए कि अभी जो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ है, और लगता है कि इंडिया गठबंधन को फिर संजीवनी मिल गई, जो नीतीश कुमार के जाने से मामला गड़बड़ा गया था, तो वो मैदान में फिर ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती कुछ बड़ी हुई है, और बीएसपी आपकी पुरानी पार्टी बहन जी, वो अलग लड़ेंगी। नहीं, कोई चुनौती नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी का गठबंधन पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता ने देख चुका। पहले याद होगा, एक अखबार में कैप्शन चलता था कि 2 लड़के निकले हैं, और वो तो याद है आपको? हाँ। आज उसको फिर रिपीट कुछ चैनल्स कर रहे हैं। उसके बाद सपा बसपा का गठबंधन हुआ 2019 में। तब लोगों ने कहा कि यह गठबंधन जातिगत आधार पर इतना बड़ा है कि उत्तर प्रदेश में सब लोग साफ हो जाएंगे। परिणाम क्या निकला कि आज भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 66 सीट लेकर के देश में दूसरी बार सरकार बनाने में सफल हुई 2019 में। दरअसल क्या क्रेडिबिलिटी का सवाल है। हमारी आपकी क्रेडिबिलिटी जिस दिन खत्म हो गई, जैसे गांव में कहते नहीं थे पहले, अब तो स्टील के बर्तन आ गए, पहले कलई के बर्तन आते थे। हाँ, कलई। पीतल का लोटा होता था, उसमें कलई चढ़ा देते थे, चांदी जैसा दिखता था। याद है? बुजुर्ग लोग बता पाएंगे। कलई उतर जाती थी, कहते थे इसकी कलई उतर गई। तो ये जो कांग्रेस और सपा, इसकी कलई उतर गई, कोई दम नहीं है। कारण क्या जानते हैं? मैं पहले कांग्रेस पार्टी के बारे में बता दूं। कांग्रेस पार्टी को अभी जल्दी में यूपीए 1 और यूपीए 2 में सरकार चलाने का अवसर मिला। भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी हुई सरकारें, कई कैबिनेट मिनिस्टर जेल खाने में, कैबिनेट मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में मंत्री जी भीतर, कॉमनवेल्थ घोटाले में मंत्री जी भीतर। मुझे अच्छी तरह याद है, हम उस समय लोकसभा सांसद थे। गुड नाइट जो 50 रुपए की मशीन आती है, उसका किराया 6,000 रुपया पेमेंट किया गया था उस समय। कॉमनवेल्थ में गुड नाइट की मशीन कमरों में लगी थी खिलाड़ियों के, तो अखबार में निकला था 6,000 रुपया किराया, 50 की खरीद लेते भाई। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो पार्टी करेगी, तो और दूसरा बात क्या है, अब हम आप बैठे हैं, ये जरूरी नहीं कि हमारा जो है बेटा, आने वाली पीढ़ियां सब नेता ही बनेंगे, मंत्री ही बनेंगे, जरूरी नहीं है। जो काम करेगा वो बनेगा। अब उनके यहां क्या दम है नहीं। अब राहुल गांधी को आगे किए जा रहे हैं, लॉन्च किए जा रहे हैं, पैकिंग रिपैकिंग किए जा रहे हैं, दम है ही नहीं। अभी उनका इंटरव्यू आप लोगों ने भी देखा होगा, वो बता रहे थे कि उन्होंने सफेद शर्ट क्यों पहनी। आप लोगों ने सुना है? सफेद, आप सोचिए, बच्चों जैसी बातें करते हैं।
मानसिक लेवल, शरीर तो बड़ा हो गया लेकिन मानसिक स्तर वही है। लेकिन पाठक जी, राहुल गांधी की यात्राओं में जो भीड़ जो आ रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? आप ये बताइए, भीड़ पिछली बार 19 में सपा बसपा के गठबंधन में कम थी क्या? भीड़ तो हम जब चलते कोई, अगर आप लाए हो यहां, आप अगर ठान लो तो पूरा लखनऊ यहाँ आ जाएगा, आपको बसें लगानी पड़ेंगी, पैसा देना पड़ेगा। तो भीड़ से ना जानिए। आज अगर आपको वास्तव में जनता की नब्ज टटोलना है, जैसे कहते थे कि एक चावल पूरी हांडी का टेस्ट बता देता कच्चा है कि पक्का है। आप पूरे इंटायर स्टेट में, इंटायर कंट्री में, आप यूपी के खासकर में, आप फोन किसी को मिलाइए, आप यहां स्पीकर फोन खोल दीजिए, किसी भी जिले में मिलाइए, पूछो कौन आ रहा है, कहेंगे मोदी जी आ रहे हैं। आएगा तो मोदी है, आएगा तो मोदी जी। ये बताइए, यही कहते हैं ना लोग। अच्छा ये बताइए कि भारतीय जनता अब पार्टी, मैं सपा का भी बता दूं, सवाल पूरा हो जाएगा। समाजवादी पार्टी जब पावर में रही, पूरी तरह से गुंडई, अराजकता, माफियागिर्दी, ठेकों में लूट, मर्डर, हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, अपहरण, खेत मकान दुकान कब्जा, व्यापारी भाइयों की गुल्लक लूट लेते थे, सब चाट के ठेले स्कूल के सामने लूट लेते थे, बहन बेटियां स्कूल पढ़ने नहीं जा सकती, फप्तियां कसते थे। आज गुंडा माफिया को दिखाई दे रहा है, कहां गए सब? उन्नाव खाल तो आप जानते हैं, हर आदमी कट्टा लिए घूम रहा है, अब कहीं दिखाई दे रहे हैं सब? उन्नाव में तो तख्ती लगा करके घूम रहे हैं, भैया हम गुंडई नहीं करेंगे, हमको माफ करो, हम शांति से काम लेंगे। स्थितियां बदल चुकी हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। आप सोचिए, जब सत्ता में रहे, चाहे इनके पूर्वज रहे हो चाहे ये रहे हो, पूरी तरह से लाइन ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया। 1000 से अधिक दंगे हुए इनके रिजिम में। मुजफ्फरनगर कांड के कोई भूल पाएगा? और सुनिए, जनता के पैसे, हम लोग कस्टोडियन है जनता के, जनता ने हमें अधिकार दिया है काम करने का, और हम कांच की तरह पारदर्शिता के साथ काम करते हैं। हमारा जब शासन होता है तो हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करते हैं, और इनका जब शासन होता है तो सैफई में कौन आप भी नाचने की बात करने लगे। आप सैफई, हम आपसे पूछते हैं सैफई में कौन नाचेगा, बताइए जरा। अब मुझसे नाम मत लिवाइए। मैं बताता हूं, सैफई में 35 लाख रुपया सरकारी खजाने से निकाल करके 1 घंटे का नाच ये सब देखते थे। जनता सब देखती है, जनता कभी माफ नहीं करेगी, चाहे समाजवादी पार्टी कितना भी कलेवर बदल ले, कांग्रेस कितना भी कलेवर बदल ले, क्रेडिबिलिटी समाप्त हो चुकी है। इनको केवल वही वोट मिलेगा 2, 4, 5% जो इनके एकदम मान चलिए कि पेड लोग हैं। आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मोदी जी के साथ है, सिर्फ मोदी जी के साथ है, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। तो मोदी जी के साथ है या योगी जी के साथ है? मोदी जी के साथ है। तो मतलब उत्तर प्रदेश में जो भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता अभी तक मिली है और आगे मिलेगी, उसका सबसे बड़ा कारण मोदी जी। हम सब, मोदी जी हम सबके मार्गदर्शक हैं, नेता हैं। उनके नेतृत्व में 17 में सरकार बनी। हाँ, उन्हीं के नाम पर वोट मिला। 17 में सरकार बनी, तब से लेकर आज तक हम सब, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम दोनों चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, हमारे मंत्री, हमारे विधायकगण, शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ हमारे मोदी जी का एजेंडा हम धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को जितना भरोसा है कि 370 सीटें मोदी जी ने कहा भाजपा जीतेगी, 400 पार जो है एनडीए जीतेगा, आप भी कह रहे हैं कि 80 में 80 सीटें जीतेंगे, आपने नहीं, केशव जी ने कहा, आप भी कहेंगे भाई, तो ये सिर्फ मोदी जी की वजह से है या भगवान राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसकी वजह से है? जैसे आदमी खूबसूरत कैसे लगता है, जैसे आप अच्छा सूट पहने हैं तो केवल कोट की वजह से खूबसूरत तो नहीं लग रहे हैं, पैंट हटा दीजिए तो क्या होगा? अब इसमें आप हवाई चप्पल पहन लीजिए, इस पे तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो खूबसूरती के लिए पूरा सिस्टम नया है ना। अब मोदी जी की सरकार में मंदिर भी बना, धारा 370 भी गई है ना, गरीब को मकान भी मिला है, गरीब को शौचालय भी मिला है, बिजली का कनेक्शन भी मिला है, 75 के 75 जिलों में बराबर बिजली मिल रही, लाइन ऑर्डर मेंटेन है। हमारे पास गरीब किसान को किसान सम्मान निधि मिल रही है, 5 लाख तक का फ्री में इलाज मिल रहा है। जल जीवन मिशन, हम लोग जाते थे जब छोटे छोटे थे तो बुआ के यहाँ जून की छुट्टी में इसलिए जाते थे, स्कूल बंद हो जाएंगे कि टोटी से नहाने को मिलेगा शहर में। अब पूरे देश में घर घर नल से जल योजना चल रही है, गांव गांव देखो जाकर के। आप कौन सोचता था कि हमारी बहनें जाती थी 5-5 किलोमीटर घड़ा लेकर के पानी भरने के लिए, आज क्या है, घर घर नल से जल। तो बदलाव तो आया है। भारत अब क्या है, वो भारत नहीं है कि आंख फिर कहते थे अब की बार बोलोगे तो मारेंगे।
अब वो नहीं है। अगर पड़ोसी बोलेगा तो लखनऊ की तहजीब वाली मिसाइल जाकर के उनको नेस्तनाबूद करेगी। लखनऊ में ब्रह्मोस बन रही है। अरे इतना भरोसा है अगर आपको मोदी जी के काम पर, उपलब्धियों पर, और निश्चित रूप से तो फिर नीतीश कुमार को भी तोड़ रहे हैं, जयंत चौधरी को भी तोड़ रहे हैं, ये फिर इसकी क्या जरूरत है? या जीतन राम मांझी, ये इनके छोटे छोटे लोगों को जरूरत क्या है? देखिए, जब हम कोई चीज बनाते हैं, बड़ा उद्देश्य होता है, तो हमको अच्छे लोगों की जरूरत होती है। तो नीतीश कुमार अच्छे हैं, अब अच्छा इधर आ जाएगा अच्छा है। देखिए, मेरी बात आप समझ, हम पूरी बात बताते, अच्छे हैं। वो अच्छे इसलिए हैं कि उन्होंने भारत माता को मजबूत करने के लिए अपनी सरकार को ठोकर लगा करके भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आए। तो भाजपा छोड़ के चले गए तो उधर। देखिए, उस समय की बात इसलिए नहीं कर सकते कि हमने कभी भी किसी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है। हमने हमेशा उनके कुकृत्यों को उजागर करने का काम किया है। बिहार में आज भी हम कहते हैं, जब जब राजद की सरकार रही, गठबंधन की सरकार रही, जंगल राज रहा है, आज बिहार में सुशासन स्थापित करने की जिम्मेदारी हमारी है, हम उसको करके रहेंगे। वही नीतीश कुमार है जिन्होंने विधान परिषद में महिलाओं के बारे में क्या क्या नहीं कहा था जी, महिलाओं के बारे में क्या कहा था, और आप लोगों ने सबसे ज्यादा आप हल्ला मचाया था। मैं मानता हूं, लेकिन हम मानते हैं कि सुशासन स्थापित करने के लिए हमें सहयोग की जरूरत है, और जब एक बड़ी टीम का हम निर्माण करते हैं तो उसमें सबकी आवश्यकता होती है। चलिए, अब थोड़ा विभागीय सवाल ले लिए जाए, राजनीतिक बहुत हो गई, क्योंकि आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और स्वास्थ्य जनता से जुड़ा हुआ मसला, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, सड़क, ये ऐसे हैं जिसे लोगों का सीधा रोज का रहता है मसला। उत्तर प्रदेश में अभी भी हालांकि काफी अस्पताल खुले हैं, सब कुछ है, बड़ा विकास के काम हुए, आप लोगों के दावे भी हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में अभी भी लंबी लंबी वेटिंग है। अभी भी सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों का संकट है, जो कि, और इसका फायदा प्राइवेट हॉस्पिटल उठाते हैं और वो मनमानी लूट करते हैं। तो ये जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, जिसमें सरकारी अस्पताल, सरकारी पीएचसी, ग्राम स्वास्थ्य केंद्र, इनकी हालत कब सुधरेगी? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको समझ लीजिए आप। सबसे नीचे हमारे सब सेंटर्स आते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 25,553 सब सेंटर हैं, जिनको उप केंद्र हम बोलते हैं, और उसमें से 21,000 के लगभग हेल्थ वेलनेस सेंटर है। हेल्थ वेलनेस सेंटर पे हमने एएनएम को, सीएचओ को नियुक्त कर रखा है, और जो हमारे सब सेंटर है वहां हम प्राथमिक दवाइयां वहां देते हैं, और हेल्थ वेलनेस सेंटर पर हम सारी जांचें भी 14 प्रकार की करते हैं। जच्चा बच्चा की सारे टीकाकरण की व्यवस्थाएं, प्रसव की सुविधाएं हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर पर उपलब्ध है। हमारे पास लगभग 3,500 प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। उनकी टाइमिंग खुलने की गर्मी में 8 से 2 है, और जाड़े में इसको बढ़ा करके हम 4 बजे। डॉक्टर जाते हैं पीएचसी में? मैं वही जिलों में बैठे हैं, मैं वही स्पष्ट कर रहा हूं। ऐसे ही हमारे पास सीएससी लगभग 950 है, 100 के लगभग हमारे पास विशिष्ट श्रेणी के हॉस्पिटल्स हैं, और 85 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के सब सेंटर्स तक कोई क्यों नहीं है। कहीं भी मरीज आप अभी फोन मिलाइए, कोई भर्ती हो जाएगा, कोई इलाज करा लेगा, कोई हमारे पास क्यों नहीं है। टर्सरी केयर के हॉस्पिटल्स में, जैसे मेडिकल कॉलेजेस में और पीजीआई में, खासकर पीजीआई की मैं चर्चा करना चाहूंगा। पीजीआई में सामान्य विभागों में कोई दिक्कत नहीं है। जो सीसीएम है, क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट, उसमें सिर्फ लिमिटेड बेड्स हैं, और पूरे स्टेट से मरीज आते हैं। बिहार से भी आते हैं, झारखंड से भी आते हैं, और नेपाल से भी आते हैं। वहां दिक्कत आती है तो उसको बढ़ा करके हमने अभी 60 किया है, और अगले चरण में बढ़ा के हम उसको 100 से ऊपर ले जा रहे हैं। हम सीसीएम को बढ़ा रहे हैं लगातार। इमरजेंसी बेड्स की संख्या में बढ़ोतरी की है। पहले हमारे पास 28 बेड थे, आज हमारे पास 100 से अधिक बेड इमरजेंसी में है। हम लगातार बढ़ा रहे हैं, लेकिन दिक्कत सिर्फ सीसीएम बेड्स की है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप स्वयं पता कर लें, चाहे केजीएमसी में, लोहिया में और पीजीआई में, बाकी किसी भी जगह क्यों नहीं है। अगर कहीं हो तो आप मुझे बताएं, हम आपको अभी स्पष्टीकरण देंगे। डॉक्टरों की कमी जो है उसके बारे में क्या कहना है? डॉक्टर दरअसल एक ऐसा विधा है कि 8 साल में एक चिकित्सक बनता है। तो हमने माननीय मोदी जी को हम सब आभार प्रकट करेंगे, आप भी आभार प्रकट करिए। कोई भी प्रधानमंत्री आज तक चिकित्सकों की बढ़ोतरी के बारे में सलूशन हल नहीं दे पाए। माननीय मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज खोले, इसके लिए व्यवस्थाएं की। जब हम 2017 में आए सरकार में, तब इसी स्टेट में मात्र 17-18 मेडिकल कॉलेज थे।
आज हमारे पास 65 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। मात्र 16 जनपद बचे हैं जहां मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। इसके अलावा हमने एमबीबीएस की सीटों में बढ़ोतरी दोगुनी की है। इन्हीं परिस्थितियों में पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटों में हमने दोगुनी बढ़ोतरी की है। नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेजेस हम लगातार खोल रहे हैं। WHO का नियम है कि एक चिकित्सक पर 3 पैरामेडिकल और 3 नर्सेज चाहिए। हमने तय किया कि हर मेडिकल कॉलेज के साथ हम नर्सिंग कॉलेज पैरामेडिकल खोलेंगे और हमने क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया से समझौता किया है। जो नर्सिंग कॉलेज अभी तक कोई भी मान्यता पा जाता था, हमने तय किया कि बगैर क्वालिटी के हम नर्सिंग कॉलेज नहीं खोलने देंगे और हमें इस बारे में सफलता मिली है। ये मैं आपको बताना। देखिए 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, बहुत बड़ा क्षेत्र है। गाजियाबाद से गोरखपुर तक और इधर सहारनपुर से ललितपुर तक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। तो निश्चित रूप से मतलब चुनौतियां तो बड़ी हैं आपकी, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में पोटेंशियल भी बहुत है, खासकर हेल्थ सेक्टर में, हर सेक्टर में है। तो उत्तर प्रदेश हेल्थ सेक्टर में देश का ग्रोथ इंजन बनेगा और कब तक बनेगा? हाँ, बनेगा और बन रहा है। अभी आप देखेंगे मेडिकल टूरिज्म सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में आ रहा है। हमारे जो नोएडा के हॉस्पिटल्स हैं, गाजियाबाद के हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी संख्या में लोग गल्फ कंट्री से या दूसरे अन्य राष्ट्रों से आकर के यहाँ चिकित्सीय सुविधा उठा रहे हैं, ऑपरेशंस करा रहे हैं, बाईपास सर्जरी करा रहे हैं और सकुशल अपने घर वापस जा रहे हैं। हम तेजी के साथ इस दिशा में काम कर रहे हैं और मुझे सफलता मिली है। जैसे जैसे हमारे चिकित्सक और आते जाएंगे, हम चिकित्सकों को भरते जाएंगे। हाँ, जो पूर्व में आपने सवाल किया था, चिकित्सक अपनी ड्यूटी पर नहीं जाते। हम स्वयं प्रतिदिन 3-4 हॉस्पिटल्स का निरीक्षण करते हैं। आज भी हमने फतेहपुर 84 का आपका CSC हॉस्पिटल खुद चेक किया है। हम सुनिश्चित करते हैं कि वो जाएं और जो नहीं जाएगा उसको सेवा से हम पृथक कर रहे हैं। 774 चिकित्सक हमने चिन्हित किए हैं। रोज 2-3 चिकित्सकों को नोटिस देकर के सेवा से हम पृथक कर रहे हैं और नए लोगों को सेवा में आने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा तरजीह देते हैं, सरकारी नौकरी में कम आना चाहते हैं। इसका मतलब सरकार को कुछ सेवा शर्तें, उनका वेतनमान सुधारना चाहिए ना। मामला यह है कि प्राइवेट में उन लोगों को अलग वेतन मिलता है। तो हमने पहली बार पूरे देश में उत्तर प्रदेश सरकार है जो विशेषज्ञ चिकित्सकों को 5 लाख रुपए तक का वेतनमान पर हम कॉन्ट्रैक्ट पर उन्हें ले रहे हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस की भी छूट दे रहे हैं और मुझे इसमें सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश राज्य पहला राज्य है जो विशेषज्ञ चिकित्सकों को 5 लाख रुपए तक तनख्वाह दे रहा है और इस दिशा में हमें बड़ी सफलता मिली है। निजी अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ का बड़ा शोषण होता है, उनकी तनख्वाहें, उनकी जो है और सेवा शर्तें, उस पर सरकार कुछ ध्यान दे रही है? अभी निजी अस्पतालों के लिए हमने कोई ऐसा सेवा शर्तों की नियमावली नहीं बनाई है। अगर आवश्यकता हुई, आपने कहा है, तो हम जरूर इस दिशा में कदम उठाएंगे। और मरीजों को लेकर के जिस तरह वहां मरीजों को लेकर अगर कहीं कोई शिकायत आती है तो हम उस पर तत्काल कार्रवाई करते हैं और ऐसे निजी अस्पतालों पर हमने कार्रवाई भी की है। चिकित्सकीय लापरवाही, डॉक्टरों की लापरवाही से मौतें होती हैं। अभी सुल्तान वहां अमेठी की तो बड़ा मामला चर्चित हो गया था, आपने अस्पतालें बंद करा दिया था उस संदेह गांधी। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उन पर कारगर रोक लगनी चाहिए। क्या है कि इसके लिए चिकित्सकों को हम लगातार नोटिस भी देते हैं, अस्पताल भी सील करते हैं और सुधारात्मक और उनको वो गंभीरता के साथ अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करें, इस दिशा में लगातार हम उनके साथ संपर्क में भी रहते हैं। सिद्धार्थ नगर में, बदायूं में आंख निकाल, ये सुनवाई होती रहती है, आती है खबरें हमारे पास, हम कार्रवाई भी करते हैं, चेतावनी भी देते हैं और कड़ी कार्रवाई भी करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है और लगातार सुधार की भी आवश्यकता है। हम सुधार भी कर रहे हैं लगातार। तो हम ये माने कि हम उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? नहीं भाई साहब, मैं कार्यकर्ता हूं आपका, मुझे क्षमा करिए। नहीं देखिए, मुझे क्षमा करिए भाई साहब, मैं इस सब्जेक्ट में क्षमा करिए। अरे भाई, उप को हटाने में सब्जेक्ट में क्षमा करिए मुझे। नहीं, जैसे मैं, चलिए इस सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट में आ रहा हूँ, इस पे नहीं आ रहा हूँ, इस पे नहीं आ रहा हूँ। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारा और वो दिग्गज नेता वहीं सेट एडजस्ट हो गए, क्या लोकसभा चुनाव में भी आप जैसे दिग्गज नेताओं को पार्टी उतारने की सोच रही है? हम लोग अपना निर्णय नहीं लेते, हमारा नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा हम लोग सुधार करके आगे बढ़ते हैं। नहीं, पार्टी को सुझाव तो देंगे? नहीं, हम जो कोई सुझाव नहीं, जो हमारा नेतृत्व कहेगा उसको हम पालन करें। अरे एक चीज जो मानी जाती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कुछ कुछ खटपट सी, कहीं कुछ नहीं। जैसे डीजीपी को देखा कि कितने लंबे समय तक आपकी नोएडा यूनिट, लखनऊ यूनिट एक है, ऐसे हम लोग एक है। नहीं, अब पता लगा डीजीपी एक्टिंग
हैं, चीफ सेक्रेटरी को मिल रहा है लगातार, ऐसे चलता, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है, सब अच्छा है, ऑल इज वेल, ऑल विजुअल है, परिणाम बताता है ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल 80 में 80, 80 में 80 तो आप कहेंगे, तो हम मान के चल रहे हैं कि भाई आपको कहना भी चाहिए, कहेंगे, आप भी कहेंगे। आप सोचो 80 का फिंगर टिप पे ले लो, आप देखेंगे कि 2-4 सीट पे लड़ाई है, वहां भी हम जीतेंगे। अच्छा, आप जो बीजेपी ने एक ज्वाइनिंग कमेटी बनाई है, यानी दूसरी पार्टियों से जो लोग भाजपा में आना चाहें उनकी ज्वाइनिंग कराने के लिए, बल्कि इसको ऑपरेशन लोटस का एक कहा जा सकता है, तो ये ज्वाइनिंग कमेटी मतलब दूसरी पार्टियों में सेंध लगाने के लिए, वहां से इंपोर्ट करने के लिए नेताओं को, कोई कमी है क्या भाजपा में नेताओं की? नहीं, जो आप दूसरी पार्टियों से इंपोर्ट करते हैं। ये लगातार प्रक्रिया है, जो अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विभिन्न दलों में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसे है कि दारा सिंह चौहान बीजेपी मंत्री रहते हैं, फिर सभा में चले जाते हैं, फिर बीजेपी में आ जाते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं, फिर हार जाते हैं, फिर एमएलसी बन जाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर भाई साहब ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में यही सब है। लोकतंत्र लोगों के मन को एक मंच पे लाना है और सुई के छेद से सबको निकलना है, यही लोकतंत्र की परिभाषा है। अच्छा, जो जब तक दूसरी पार्टी में रहे तब तक वो भ्रष्ट है, माफिया है, गुंडा है, और जैसे बीजेपी में आ जाए तो वो बिल्कुल क्लीन। देखिए, व्यक्ति कभी खराब नहीं होते, उनकी संगत खराब होती है। अच्छा, तो मतलब ये है, हम लोग छोटे छोटे थे तो पिताजी कह रहे थे तो गलत सोहबत में मत बैठना, गलत जगह मत बैठना, तो इसका मतलब आप जब भी कहते होंगे ना, नहीं आप जब बाबूजी क्या कहते थे, पिताजी क्या कहते थे, वही जो आप कह रहे हो, तो गलत जगह मत बैठना। नहीं, तो आप जब बीएसपी में थे तो गलत सोहबत में थे। नहीं, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, मैंने आपको प्रारंभ में कहा कि हम गरीब, पीड़ित, वंचित के साथ हैं, हमने कभी पार्टी को भी नहीं पूछा, और हमेशा हम लोगों की सेवा के लिए काम करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि जो भी पीड़ित है उसके चेहरे पर मुस्कान लाए, तभी हमें नींद आएगी। तो आपको बीएसपी लगेगी ये पीड़ित की बात कर रही है। देखिए, हमको यह महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में माननीय मोदी जी भारत माता के प्रति एक ऐसी बड़ी टीम खड़ी कर रहे हैं जो वास्तव में जो विकसित भारत है उसकी संकल्पना को पूर्ण करेगी। हम उस टीम का हिस्सा बने में मुझे गर्व है। माननीय मोदी जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, हमें नेतृत्व ने आशीर्वाद दिया, ये हमें एक गर्व का क्षण है, गौरव का क्षण है। आगरा में आप मायावती जी की रैली करवा रहे थे और अगले दिन आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो ये बुद्धत्व एकदम कैसे प्राप्त हुआ आपको? मैं बता रहा हूं आपको, मैंने आपसे प्रारंभ में ही कहा कि हम गरीब की, वंचित की, पीड़ित की सेवा के लिए काम करते हैं और लगातार जीवन भर काम करते रहेंगे। वो तो ठीक है, तो आप बीजेपी की में रह के ही जो है ये काम होगा, ऐसा ना हो कि आगे फिर कोई गरीब पीड़ित के लिए कोई पार्टी अच्छी लगने लगे। अब विनोद जी, जीवन में मुझे यही जीना मरना है, और ये मानकर चलिए कि ये हमारी जो हम लोग जिस उम्र के पड़ाव पर खड़े हैं, ये विकसित भारत की कल्पना जो पूर्वजों ने सोची होगी वो पूरी होने जा रही है। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और जब ये छोड़ के गए थे कांग्रेस वाले तब हम 11वीं थे, आज हम 5वीं हैं, और 2047 तक प्रधानमंत्री जी ने और बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने माना है कि हम तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत दुनिया के पैमाने पर बनने जा रहे हैं। अच्छा, मान लिया, मोदी जी के बाद आपको किसमें संभावनाएं लगती हैं देश का नेतृत्व करने की भारतीय जनता पार्टी के अंदर? देखिए, इस प्रकार के एक समय में मोदी जी रिटायर होंगे या छोड़ेंगे, जो इस प्रकार के सवाल का कोई जवाब नहीं, जब आपको सवाल ही नहीं है तो जवाब क्या दे? नहीं होता ना, इस प्रकार का सवाल कुछ है ही नहीं। अच्छा, 4-5 नाम गिना दीजिए। अच्छा, मेरी बात आप सुनिए, आप कहिए कि मान लीजिए कागज नहीं है तो कैसे करेंगे हम इसको? कागज है, मतलब आमतौर पर कुल मिलाकर के आप हर ऐसे सवाल से बच रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे आपको कोई हम सवाल करें कि ये अमर उजाला संवाद नहीं लिखा है, मान लीजिए, तो कैसे मानेगा, बताइए? नहीं, आप हमसे सवाल कर सकते हैं कि अमर उजाला समाज का अगला कार्यक्रम कहाँ होगा? नहीं, हम ये पूछ सकते हैं कि अमर उजाला समाज मान लीजिए नहीं है तो दूसरा कौन होगा, बताइए? कोई जवाब नहीं इसका। ऐसे मेरा हाल है। अब आप जो है, चूंकि अब कार्यक्रम को लगभग आपको भी जाना है, विधानमंडल की बैठक में आप बता रहे थे, उत्तर प्रदेश और को लेकर के और अमर उजाला के पाठकों को लेकर के, और अमर उजाला अखबार चूंकि हमारा आजादी 1947 में मिली, 48 में अमर उजाला शुरू हुआ, तो भारत के साथ साथ अमर उजाला की यात्रा भी उसी तरह चल रही है। और हम भी जिस तरह भारत अपने 100 वर्ष मनाएगा तो अमर उजाला भी लगभग 100 वर्ष का शताब्दी वर्ष हम भी बनाएंगे उसके आसपास। तो आपकी अपेक्षा क्या है कि अमर उजाला जो है उसको आप पढ़ते भी होंगे अखबार, कि उसमें उसको लेकर के आपकी क्या अपेक्षा है, अखबार को लेकर के, हमारे डिजिटल को लेकर के, हमारा जो पूरा अमर उजाला का जो एक मीडिया हाउस है, और दूसरा
देश के नौजवानों को, चूंकि आप राजनीति में युवा छात्र राजनीति से आए हैं, जो और राजनीति में नौजवानों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और आए तो किस तरह से आए, कैसे आए, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। अमर उजाला के बारे में बता। अमर उजाला परिवार को मैं आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इन 100 वर्षों में भारत के बदलाव को पास से अमर उजाला ने देखा है, लेकिन इधर हम 20 वर्षों से अमर उजाला को रोज मॉनिटर करते हैं। अमर उजाला ने हिंदी पत्रकारिता में बहुत अच्छा काम किया है, अपनी पहुंच बढ़ाई है, और सबसे बड़ी बात है कि सच्ची खबरों को, सच्चाई को जनता के सामने रखा है, बगैर दबाव के रखा है। इसलिए मैं अमर उजाला पूरी टीम का, अमर उजाला के पूरे मैनेजमेंट का, प्रोमोटर्स का और आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। नौजवानों से कहना चाहता हूं कि सामान्यतः देखा गया कि राजनीति में नए लोग आना नहीं चाहते। आज के 80 के दशक में जो गुंडा था, बदमाश था, वही नेता बन पाता था। मैं प्रदेश के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा नहीं कर पाएंगे। आप लोग आओ। हम कॉमर्स के विद्यार्थी थे, बीकॉम हमने किया है। बीकॉम में प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा हमने पढ़ी, जो कॉमर्स के विद्यार्थी बता पाएंगे कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। जो फटा नोट होगा वो चलता रहेगा, नया नोट अंदर जाता रहेगा। तो अच्छे लोग, सब लोग आओ, हम आपका स्वागत करते हैं। हमने जो स्थान पाया है वो चींटी की तरह चल के हम आए यहां तक। जैसे चींटी चलती ना, चींटी पहाड़ पे चल गई, कितने दिन में गई कोई नहीं देखता है, लेकिन चढ़ गई तो हमारी स्पीड चींटी। तो हम आपको चींटी की तरह नहीं चलने देंगे, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे। आप आओ मेरे पास, हम आपको राजनीति में लाएंगे। आपको विधायक बनना है, सांसद बनना है, मंत्री बनना है, हाँ लगे रहो। किसी भी फील्ड में युवा बैठे मेरे सामने, अगर मेरी बात सुन रहे हो, अगर आपने ट्रैक बार बार बदला तो ठीक नहीं, पहले तय करो मैं क्या करना है, फिर लगे रहो, सफलता आपका चरण चूमेगी। ये जिम्मेदारी हमारी है, हम आपके साथ। एक छोटा सा सवाल, चूंकि आप छात्र राजनीति से आए हैं और नौजवानों से जुड़ा हुआ है, आखिरी, आप छात्र राजनीति से आए और छात्र संघ हमेशा राजनीति में नए नेताओं की नर्सरी हुआ करते थे, वहीं से नए नेताओं की पौध आती थी। आप जैसे तमाम लोग जो है, आज उत्तर प्रदेश में छात्र संघों के चुनाव नहीं होते, तो क्या ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश में छात्र संघों के चुनाव हों, उसके लिए अपनी सरकार से प्रयास करेंगे? हम छात्र संघ चुनाव के लिए सहमत हैं और होने चाहिए, और इसके लिए हम जरूर काम कर रहे हैं। धन्यवाद ब्रजेश जी, पाठक जी, आप आए अमर उजाला के इस मंच पर। आज सुबह से तमाम सारी बड़ी बड़ी हस्तियां आई यहाँ पर। मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी थे, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी थे, फिल्म अदाकार अक्षय कुमार जी, टाइगर श्रॉफ, अभी साइना नेहवाल और पीटी उषा, और हमारे जनरल साहब यहाँ पर जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया, और काफी भारत सरकार के सचिव, बड़े तमाम हस्तियां, सबने अपने विचार व्यक्त किए। और इस सत्र का पूरा आज का जो समापन है, उसमें आपने जिस तरह नौजवानों को प्रेरित किया, तो हम इस शुभकामना के साथ भारतीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारतीय राजनीति में भी आप आगे बढ़े, चमके, भाजपा आपका सदुपयोग करे। और इसके साथ ही यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद अमर उजाला परिवार की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।